गीजा का ग्रेट पिरामिड आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इसके निर्माण और मकसद को लेकर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसे कैसे बनाया होगा। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड को बनाने में 20 साल का वक्त लगा था, जिसके लिए करीब 2 मिलियन ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन था। ऐसे में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए इसे बनाने में कैसे सफलता मिली, इस पर कई थियरीज है, लेकिन कोई निर्णायक सबूत नहीं है और इसे बनाने का मकसद भी एक बड़ा राज ही है। हालांकि बड़े पैमाने पर इसे फेरोन खुफू के लिए बनाया गया एक मकबरा माना जाता है, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए कोई डायरेक्ट सबूत हमारे पास तो नहीं है। कई थियरीज है जिसमें पिरामिड को रिलीजियस, एस्ट्रोनॉमिकल और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मकसद से भी जोड़ा गया, लेकिन फिर वही इससे जुड़ा कोई निर्णायक सबूत हमारे पास नहीं है। माना जाता है कि ग्रेट पिरामिड कंपास के मुख्य पॉइंट के साथ है। इसके लिए मेजरमेंट्स और अनुपात बेहद सटीक पाए गए हैं। हालांकि मापों की अहमियत और उनका मकसद एक रहस्य बना हुआ है। इनर चेम्बर्स, कई खोजों और स्टडीज के बावजूद ग्रेट पिरामिड के अंदर के चेम्बर्स के आसपास अभी भी कई राज है। कुछ सबसे पेचीदा सवालों में एयर शाफ्ट का मकसद दफन, चेम्बर की सही जगह और अंदर पाए जाने वाले अलग अलग प्रतीकों और चिन्हों का महत्व शामिल है। संक्षेप में ग्रेट पिरामिड से जुड़े रहस्य और इनकी शान दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किए हुए हैं, और ऐसे में हाल ही में एक आश्चर्यजनक खोज हुई। ऐसा माना जाता है कि गीसा का पिरामिड 4500 साल पहले राज करने वाले चौथे राजवंश मिस्र के फेरोन के लिए बनाया गया एक मकबरा है। अगर ऐसा है तो भाई, इसमें मिस्र के किसी दूसरे मकबरों की खासियत क्यों नहीं है? इसमें ना तो कोई चित्रलिपि है, न कलाकृतियां और ना ही कोई विस्तृत दीवार कला। इससे भी बड़ी बात, वहां ममीज कभी नहीं मिली। वैसे एक तर्क दिया जाता है कि राजा के कक्ष में पाए जाने वाले ग्रेनाइट सरकोफेगर्स में एक बार खुफू की मम्मी मिली थी, जिसे बाद में मकबरे पर हमला करने वालों ने लूट लिया था। तो क्या इसका ये मतलब है कि मंत्रमुग्ध कर देने वाली ये वास्तुकला, जो आज भी विशेषज्ञों को हैरान करती है, वो चोरी और डकैती के मामले में सुरक्षित नहीं? शायद हाँ भी और ना भी, क्योंकि ये तो राजा और रानियों के लिए बनाया गया था, तो ऑब्वियसली इसके पहरेदार भी होंगे ही। पिरामिड के साइज इतने सही तरीके से अलाइंस है जिसकी बराबरी सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन इंजीनियरिंग ही कर सकती है। ज्यादातर ग्रेट पिरामिड के भाव न्यूमेलाइट लाइमस्टोन से बने हैं। लाल भूरे रंग के ऐसे ब्लॉक्स जिसे आज हम देखते हैं, ये चट्टाने साइड के पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। पिरामिड को बनाने वालों ने कुछ अजीब मटेरियल्स का इस्तेमाल किया होगा, जिन्हें करीब 800 किलोमीटर दूर से लाया जाना था। पिरामिड के बाहरी हिस्से को एक बार चमकीले सफेद चूना पत्थर से ढका और फिर पॉलिश किया गया था, और एक साथ इतनी मजबूती से फिट किया गया जिसे ये एक बड़े गहने की तरह लग रहा था। सोच में पड़ गए ना कि कैसे वे हजारों 10 टन के पत्थर के ब्लॉक को लेकर जाने में कामयाब रहे। भाई, ये बात तो मेरे होश भी उड़ा रही है। एक दुर्लभ किस्म का ग्रेनाइट, जिसे पिंक ग्रेनाइट भी कहा जाता है, जिसमें क्वार्ट्ज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होती है। ऐसे में इसे भी बहुत दूर से लाया गया था। क्या आप जानते हैं, क्वार्ट्ज को निचोड़कर आप उसके जरिए बिजली प्रवाहित कर सकते हैं? और पता है क्या पिरामिड के अंदर की दीवारें और चैम्बर्स क्वार्ट्ज से बने हैं? दबाव की सही मात्रा के साथ ग्रेट पिरामिड जबरदस्त मात्रा में बिजली पैदा कर सकता है। नेटफ्लिक्स की 2016 की डॉक्यूमेंट्री दी पिरामिड कोड में आर्कियोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट का दावा है कि प्राचीन मिस्रवासी ज्यादा हेल्थी एनर्जी हासिल करने के लिए ग्रेट पिरामिड में आए थे। ग्रेट पिरामिड के टॉप पर मुश्किल चढ़ाई करने वालों की एनर्जी में मामूली लेकिन ज्यादा ध्यान देने लायक बदलाव देखे गए, जिसके तहत शरीर के अंगों में चुभने वाले संवेदनाओं के साथ बिजली के झटके भी शामिल है। वैसे अभी इसके टॉप पर चढ़ाई करना इलीगल है, लेकिन 1800 में ब्रिटिश आविष्कारक सर विलियम सीमेंस इसकी छोटी पर चढ़े थे। शिखर पर पहुंचने पर उनके एक गाइड ने टिप्पणी की कि जब उन्होंने अपनी उंगलियों को फैलाकर हाथ उठाया तो उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। सीमेंस ने फिर अपने अंगूठे के पास की उंगली उठाई और सिरे से निकलने वाली चुभने वाली संवेदनाओं को महसूस किया, जो फिर हाथ में फैल गई। कुछ देर बाद जब आविष्कारक जश्न मनाने के लिए शराब पीने गए, तब शराब की बोतल को होठों से छूते ही उनको बिजली का झटका लगा। डॉक्यूमेंट्री देख पता चलता है कि ये एनर्जी पिरामिड थे जो जमीन के बड़े हिस्से में एनर्जी का संचालन करने या फ्रीक्वेंसीज को बदलने के लिए बनाए गए थे। इसे एक बात समझ आती है कि पावर प्लांट के रूप में काम करने के लिए गीजा के महान पिरामिड के लिए एकमात्र कमी ऊर्जा का स्रोत थी। यही वजह है कि ग्रेट पिरामिड के प्राचीन निर्माताओं ने गीजा के पहाड़ी मैदान पर पानी का फायदा उठाया। पहाड़ी मैदान जहां पिरामिड बने हैं, वहां पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी का है वॉल्यूम फ्लो जो अंडरग्राउंड गुहाव से होकर गुजरता है, उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने की काबिलियत है, जो फिजियो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। फिजियो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ डिवाइसेस के इस्तेमाल के मदद से नेचुरल फिजिकल मूवमेंट से मिलने वाली बिजली के रूप में समझाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पिरामिड का आकार भी खुद कुछ लोगों को ये यकीन दिलाता है कि पावर प्लांट्स मुमकिन था और अब भी है।
लेकिन अभी भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले, जैसे कि इस प्रोसेस को कैसे हासिल किया गया होगा। चलिए वापस लौटते हैं। टेस्ला पर तो उनका जो वार्डन फ्लिप टावर था, वो जल वृद्ध यानी चट्टान या मिट्टी की वो परत जिसमें पानी रुक सकता है, उसके ऊपर बनाया गया था, जिसमें तांबे और लोहे की छड़ें पानी में फैली हुई थी। और जब टावर में बिजली भेजी जाएगी तो वो दुनिया भर में वातावरण के जरिए ट्रांसमिट होगी। पिरामिड भी एक जल वृद्ध पर बनाया गया है और हाल ही में वहां तांबे के पाइप और लोहे की छड़ें खोजी गई है। यदि कैपस्टोन सोने से बना होता तो पिरामिड के अंदर केंद्रित ऊर्जा ऊपर की ओर खींची जाती और वातावरण में फैलती की वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने प्योर पिरामिड की तरह पृथ्वी की गूंज का इस्तेमाल किया। और ठीक उसी तरह टेस्ला के टावर से बनने वाली ऊर्जा असीमित और स्वच्छ होती, जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए वस्तुतः मुफ्त होती।